किसान भाई हो, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत आप सबके हमारे कार्यक्रम में। संगवारी हो, अलग अलग तकनीक के बारे में आप मतलब बताथन हमारे कार्यक्रम में, और किस्म किस्म के खेती बारे में तको बताथन। संगवारी हो, अलग अलग तकनीक के बात यदि हमन करन तो जीरो बजट में भी खेती हो सकत है। वो हरे प्राकृतिक खेती, आधुनिक खेती, वैज्ञानिक खेती के हम बात करथन तो आप मला अचंभव लागत हो संगवारी हो। लेकिन हमन अभी यात्रा शुरू करे हन, एक ऐसे किसान से मिले बर जावत हन जेकर नाम है यश मिश्रा जी। वो कृषक रत्न से सम्मानित तको हो चुके हैं, प्राकृतिक खेती करत है जीरो बजट से। ओकर गांव है ग्राम खजूरी, विकास खंड पथरिया, जिला मुंगेली। तो ओकर से गोड़ बात करे बर, ओकर से मिले से संगवारी हो आवो हमार रायपुर से यात्रा ला शुरू करत हन जाए बर। चलो हमारे साथ आप मन आवो संगवारी। आज हम निकल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां शहर का शोर पीछे छूट जाएगा और खेतों की हरियाली हमारा स्वागत करेगी। रायपुर से हमारी कृषि यात्रा की शुरुआत हो रही है और हमारी मंजिल है खजरी गांव। रायपुर से खजरी के इस सफर में सबसे खूबसूरत पड़ाव है शिवनाथ नदी। इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जा सकता है। जरा देखिए इस विस्तार को। यही वो पानी है जो मीलों तक फैले खेतों की प्यास बुझाती है। संगवारी हो, रायपुर से हम निकले रहे सरगांव, जिला मुंगेली और गांव खजूरी जाए बर। रास्ता में बीच में अब हम रुके हैं, हमन काबर रुके हैं संगवारी हो, ये आप मन देखा था शिवनाथ नदी हरे और जीवन दायनी नदी मतलब माने जाते। और संगे संग किसान मतलब समृद्ध बनाए बर जीवन दायनी नदी मन के भी बड़ा योगदान होते संगवारी हो। फसल ला बढ़ाए बर, फसल में सिंचाई करे बर पानी की आवश्यकता होते, तो जीवन दायनी नदी मनखे ला भी आगे बढ़ाते, जीवन देते, वैसने फसल ला भी जीवन देते। तो संगवारी हो, और संगे संग ये नदी नाला मन जिला के और गांव के सीमा रेखा ला तको पार करे बर एक सीमा रेखा तको बनाए जाते नदी नाला मन के। तो संगवारी हो, चलथन फिर सफर ला शुरू करथन हमन नान घाट से। अब आगे बढ़थन हमर किसान से मिले बर ओकर गाँव कोती। चलो संगवारी। जैसे ही हम शिवनाथ नदी को पीछे छोड़ते हैं, हवा का मिजाज बदलने लगता है। मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर तक फैले धान के खेत बताने लगते हैं कि अब हम बिलासपुर जिले के पथरिया ब्लॉक में स्थित सरगांव के धुमनाथ मंदिर परिसर में है, जो कि अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से भगवान शिव धूमेश्वर महादेव की पूजा होती है, लेकिन मंदिर परिसर में माता भुवनेश्वरी देवी की उपस्थिति है। संगवारी हो, हमार सफल कृषक, प्रोग्रेसिव कृषक से मिले बर हमार रायपुर से निकले हन ओकर गांव जाए बर। बीच में रास्ता में हमार सरगांव पड़थे और सरगांव संगवारी हो छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध नाम है। पुरातात्विक दृष्टि से, धरोहर की दृष्टि से देखन तो छत्तीसगढ़ में अनेक स्मारक है, मंदिर है। 58 प्रकार के छत्तीसगढ़ में विश्व के रूप में, धरोहर के रूप में माने जाते। हमारे छत्तीसगढ़ ला पहचान दिलाते विश्व में। और सरगांव के बस्ती के अंदर एक घुमेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर है, लेकिन परिवर्ती काल में अंदर सिंदूर रूपी, पुती रूपी देवी के माँ के मंदिर के रूप में आज परिवर्तित हो गए और घुमेश्वरी माता के रूप में आज एला पूजे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में ये संरक्षित है। आवा संगवारी हो, दर्शन कर लेथन, ओकर बाद आगू बढ़बो। किसान भाई हो, अभी आप मन दर्शन करत हो माता रानी के, घुमेश्वरी माता के 7वीं शताब्दी के ये प्राचीन मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक में एकर नाम है संगवारी हो। माता रानी के दर्शन करते हुए मंगलमय के कामना करत हन हमारे छत्तीसगढ़ के जतके भी किसान है, मनखे है, सबके माता रानी है मनोकामना पूर्ण करे ही कामना है। अब संगवारी हो, माता रानी के दर्शन हो गए, सरगांव के बस्ती हमन देख डरेन। अब चलन फिर सफर ला शुरू करथन गांव खजूरी जाए बर। वहाँ के किसान से मिलबो, जे प्रोग्रेसिव किसान है, हमार प्रेरणा स्रोत
किसान के रूप में जाने जाते। तो आओ संगवारी चलथन माता रानी के दर्शन करे के बाद। बोल घुमेश्वरी माता की जय। आओ। संगवारी हो हमार रायपुर ले निकले रहेन सरगांव के तीर गांव खजूरी है और यहाँ के किसान है जो कृषक रत्न से सम्मानित है ओकर गांव पहुंचबो इसे कह रहे तो संगवारी हो अब हमार सफर है यहाँ समाप्त हो गए और ये दे यश मिश्रा के फार्म हाउस के दुआरी में अब पहुंच गए हम संगवारी हो। अब भीतरी जात हूँ अब किसान से मिलबो ओकर से गोड़ बात करबो और आप मतलब दिखाबो कि जीरो बैलेंस से कैसे वह प्राकृतिक रूप से खेती करत है ओकर दिनचर्या कैसे है और किसान मन बर वह कैसे प्रेरणा के स्रोत के काम करे है। अब संगवारी हो में जावत होकर फार्म हाउस तीर में। तो संगवारी हो ये दे ओकर फार्म हाउस के अंदर में आगे हम भीतर में जावत हूँ और बहुत बड़े रकबा में ओकर फार्म हाउस है संगवारी हो और देखत हो आवो चलन हमार यश मिश्रा के फार्म हाउस में ओकर से गोड़ बात करबो। नमस्ते जी नमस्ते, कैसे हो मिश्रा जी? सब बढ़िया एकदम मजे में। आइए चलते। कहते हैं कि एक किसान के लिए उसकी जमीन ही उसका मंदिर है, लेकिन जब हम सफल कृषक कृषि रत्न से सम्मानित श्री यश कुमार मिश्रा जी के द्वार पर पहुंचे तो एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। सम्मान और प्रसिद्धि के बीच भी उनकी सुबह आज भी उसी पुरानी आस्था और श्रद्धा के साथ शुरू होती है। संगवारी हो संदेश के बाद एक बार पुनः आप मन के बहुत स्वागत करत हूँ हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसे कि आप मन बता रहे हो कि गांव खजूरी हमन पहुंच गए हैं और यहाँ के कृषक रत्न से सम्मानित कृषक भाई यश मिश्रा जी है ओकर से अब रूबरू करात हन ओकर से भेंट आप मन करात हन और ओकरे से पूछत हन संगवारी हो कि वो है जीरो बजट में प्राकृतिक खेती कैसे करत है। हमर तीर यश भाई खड़े हवे। यश भाई आपके बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। जीरो बजट मतलब फ्री में खेती ऐसे माने जा सकते है तो हर चीज में पैसा लागते, लेकिन आप बताते हो कि जीरो बजट में भी प्राकृतिक खेती होते। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जीरो बजट का हमारे व्याख्या कर सकत हन। आपने प्रश्न किया जीरो बजट मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं हो। ये भारत की परंपरागत ऋषि कृषि है जिसके बारे में हम जीरो बजट गौ आधारित खेती करते हैं यहाँ पे। इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें उपयोग हमारा देसी बीज का उपयोग होता है जिसमें बीज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता है। हमेशा एक बीज लगाता है फिर बीज बनाता है फिर अगले बार बीज को किसान उसको उपयोग करता है। तो ये लगातार निरंतर चलते रहता है तो बीज का कोई शुल्क इनको नहीं लगा। दूसरा जब हम खाद बनाते हैं तो ये जो ऋषि कृषि गौ आधारित प्राकृतिक खेती है इसमें देसी गाय का उपयोग होता है। जो भारत में देसी गाय पाई जाती है अलग अलग राज्यों में उन्हीं गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग होता है और एक देसी गाय से 21 एकड़ तक खेती आप आराम से कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। और जब इसमें कीड़े लगते हैं तो इसमें जो डालने के लिए जो जीवाणुनाशक बनाया जाता है तो उसमें गौमूत्र और वनस्पति पौधों का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों चीजें आप देखेंगे कि इसमें किसान को बीज उसका खुद का हो गया, उसका खाद उसका खुद हो गया और जीवाणुनाशक जो पेस्टिसाइड बोलते हैं जिसको वो खुद का हो गया। तो ये तीनों का जो लागत उसको आती है रासायनिक खेती में तो वो लागत नहीं आई किसान को और सिर्फ इस खेती में सिर्फ आपको लेबर कॉस्ट आता है। पंचगव्य आयुर्वेदिक और भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मिश्रण है। यह पंच माने 5, गव्य माने गाय से प्राप्त तत्व से मिलकर बना हुआ है जिसमें गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोमय माने गोबर सम्मिलित है। गौ आधारित प्राकृतिक कृषि करते हैं तो हमको देसी गाय की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। एक देसी गाय हमारे भारत में राज्य में जो किसी भी राज्य में पाई जाने वाली सभी राज्य में अलग अलग वैरायटी की देसी गाय उपलब्ध है। तो आपके राज्य में जो गाय है उसी का देसी गाय का 10 किलो गोबर, 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन और थोड़ी सी पीपल या बरगद या आपके खेत के मेड़ की मिट्टी हम इसको उपयोग करते हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरिया की मात्रा उसमें ज़्यादा रहती है। तो ये जब हम बनाते हैं तो इसमें 200 लीटर हमने पानी लिया एक ड्रम में और इसमें हमने
गोबर डाला 10 किलो और 10 लीटर हम देसी गाय का गौमूत्र डाले। उसके बाद हम डालेंगे 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन। जब ये मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाए तो इसके बाद हम पीपल, बरगद या मेड़ की मिट्टी जो हम लाए हैं उसको हम डाल देते हैं और इसकी ये जो हम तैयार करते हैं इसको कहीं भी छायादार स्थान पर रखते हैं और इसको बारदाने या बोरे से ढक के रखते हैं और दिन में इसको दो बार एक दिशा में, कोई भी दिशा कर लीजिए, उस दिशा में 5 बार आप दिन में 2 बार इसको घुमाएं। 4 दिन बाद ये रेडी हो जाता है और इसके तत्काल बाद हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये 200 लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो किसान भाई अभी आप मन देखत रहे हो, ये चारों पांचों ड्रम में भरा है जीवामृत। एला बनाए के तरीका बताई से, का सामान लगथे तेला बताई से। अब चलथन खेत डहार, यश मिश्रा जी है कैसे खेती करत है तेकर जानकारी लेबर। गौ आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया कि बैक्टीरिया का एक बहुत अच्छा महत्व है। तो जमीन हमको अपने आप को तैयार करती है, तो इसीलिए जब हमारा फसल जब अप्रैल मई महीने में कट जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, हल्की सी जुताई करके, ढेंचा का है, दाल वर्गीय है, सरसों है, तिल है, ये सब बीज हम छोड़ देते हैं खेतों में। और उसके बाद क्या होता है कि हल्का जब इसमें हम पानी देते हैं तो ये जर्मिनेशन होने लगता है। तो जब ये पौधे 2 से 2.5 फीट के हो जाते हैं और खेतों में हल्का पानी भर जाता है तो हम केजविल चला के इसको छोड़ देते हैं खेतों में। जब भी हमको धान में हम फसल लेना होता है, जब रोपाई करना होता है तो हम इसमें रोटावेटर चला देते हैं। तो हम देखेंगे कि इतने सारे घने पौधे लगे होने के बाद वो पूरा जो खेत है बिल्कुल बराबर हो जाता है। आज जिसे हम शून्य बजट खेती कह रहे हैं वह कोई नई तकनीक नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की वही पुरानी और पारंपरिक पद्धति है जिसे हम आधुनिकता की दौड़ में भूल गए थे। हमारे दादा परदादाओं के समय में ना तो रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियां थी और ना ही महंगे कीटनाशक, फिर भी उनके खेतों में भरपूर फसल होती थी और जमीन की ताकत कभी खत्म नहीं होती थी, ना ही किसी प्रकार की क्षति होती थी। पुराने समय में खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक थे। हर किसान के पास अपनी गाय और बैल होती थी। उनके गोबर और मूत्र को बेकार नहीं फेंका जाता था, बल्कि उसे सड़ाकर खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यही आज का जीवामृत है। किसान भाइयों से मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जब भी हम प्राकृतिक खेती करें, गौ आधारित खेती करें, ऋषि कृषि खेती करें, तो बीज हमको देसी ही उपयोग करना है। इसका भी एक बहुत कारण है कि भारतवर्ष में जितने बीज हैं उतने बीज पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। देसी बीज में किसानों को सीड सिलेक्शन खुद करने का मौका मिलता है कि वो अपने खेत में लगा है, आपको चुनाव करना है और उसका जो प्रोडक्शन है देसी बीज का ये बहुत अच्छा आता है। फसल मजबूत होती है, पौधे मजबूत होते हैं, उत्पादन ज़्यादा आता है और बीमारियों की संभावना जो है बहुत ही कम होती इन बीजों में। तो संगवारी हो, यश मिश्रा जी बढ़िया बात ल बताई से प्राकृतिक खेती के बारे में, जीरो बजट से कैसे होना चाहिए। संगवारी हो, ये तो रही हमारे कार्यक्रम के रूपरेखा। अब मनोरंजन के बेरा है, तो मनोरंजन हो जाए, गीत संगीत देखे जाए।